हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, और निकालने वाले हैं पैकिंग फैक्टर ऑफ एससी, बीसीसी और एफसीसी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये यूनिट फर्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए मैं डाल दूं हेडिंग और उसके बाद डिस्कस करते हैं पैकिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में तो बता दो, अभी बताता हूं। पहले जरा डाल लो हेडिंग पैकिंग फैक्टर। ठीक है, पैकिंग फैक्टर। ओके सर। अच्छा, इसका एक सेकंड नाम और भी आता है, पैकिंग इफिशियंसी भी बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको संकुलन क्षमता। मैं आज हिंदी वाले वर्ड का यूज करूंगा, संकुलन क्षमता का। ये ध्यान देना, जब भी मैं बोलूंगा संकुलन क्षमता, समझ जाना कि सर ये पैकिंग फैक्टर होगा हमारा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, इसको संकुलन कारक भी बोलते हैं, इसको संकुलन दक्षता भी बोलते हैं, बहुत नाम से आता है। ओके सर, ओके। अच्छा, होती क्या है? देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप रूम के अंदर बैठे हो या रूम के बाहर बैठे हो, आप कहोगे सर हम तो रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, पढ़ रहे हो। तो आप इस रूम के कुल भाग का कुछ ना कुछ भाग तो घेर रहे होगे, वही बताता है संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग फैक्टर वही बताता है कि आप इस रूम के कुल आयतन का कितना भाग घेर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे पास एक यूनिट सेल है, ये वाली, ये लाइन पे ध्यान देना, ये मेरे पास है यूनिट सेल ए, ये वाली, ये मैंने यूनिट सेल बना दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एटम शो कर दिए। ठीक है, अब यार ये जो एटम होंगे ना हमारे 2 2 4 2 6 8 के 8 एटम जो हैं, ये इस यूनिट सेल का कुछ ना कुछ भाग घेर रहे हैं। कितना भाग घेर रहे हैं वो निकालेंगे हम इस पैकिंग फैक्टर के द्वारा। जितने ज़्यादा एटम होंगे पैकिंग फैक्टर उसका उतना ज़्यादा आएगा, यानी कि परमाणु जो है उतना ज़्यादा स्थान घेरेंगे। यानी कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणु क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, क्या कहलाता है मेरे पास? पैकिंग फैक्टर कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणु क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, क्या कहलाता है? हमारा पैकिंग फैक्टर कहलाता है। यानी कि आप इस पूरे कमरे के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हो, ठीक है, वही आपका क्या है? पैकिंग फैक्टर है। समझ में आया? चलिए मैं परिभाषा लिखवा दूं, लेकिन परिभाषा मैं किसी और तरीके से लिखवाने वाला हूं। ठीक है, शॉर्टकट में प्रति, ओके सर, प्रति यूनिट सेल, वेरी गुड सर, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन। बेटा समझ जाओगे आप, इंटेलिजेंट हो, आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं। ठीक है, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, एम राइट? ओके ओके। प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन तथा यूनिट सेल के कुल आयतन, ध्यान देना, कुल आयतन के अनुपात को, आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अनुपात को पैकिंग फैक्टर कहते हैं, यानी कि संकुलन क्षमता कहते हैं। एम राइट? पैकिंग फैक्टर कहते हैं। ओके सर, पैकिंग फैक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा सर क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आए? कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आओ, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो समझ में आया कुछ? मैंने जो मेन परिभाषा बोली कि आप इस कमरे के कुल आयतन का जितना भाग घेर रहे हो वही क्या है? पैकिंग फैक्टर है। यानी कि पैकिंग फैक्टर बताता है कि आप इस पूरे रूम का कितना भाग घेर रहे हो। देखते हैं। तो भैया पैकिंग फैक्टर यानी कि संकुलन क्षमता, ओके, पैकिंग फैक्टर आर इक्वल टू, ठीक है, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन। एम राइट सर? ओके ओके। अपॉन भैया, अपॉन यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमारा ये आता है, और गुणा कितना जाएगा बेटा? 100%। में निकाल दूँ, जब भी आप किसी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करते हो तो 100 से गुणा कर देते हो, तो मैं संकुलन क्षमता परसेंट में निकालूंगा। इस बात से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ये मेरे पास पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया, यानी कि पैकिंग फैक्टर का क्या आ गया? सूत्र आ गया। बढ़िया करके नोट करो पहले। समझ में आया क्या बता दिया ये? कि यार ये परमाणु, ठीक है, इस यूनिट सेल का जितना भाग घेरे हुए हैं वो बताता है पैकिंग फैक्टर।
कितना भाग घेरे हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये परमाणु इस यूनिट सेल के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हैं। जब है तो कुछ ना कुछ घेरेंगे जरूर भैया, ठीक है। और कितना स्थान खाली होता है, चलिए देखते हैं। ओके सर, ओके ओके बेटा, इसको जो है कर लो फॉर्मूले को याद, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला मैं बार बार यूज़ करूँगा। और ये ना हो कि सर मेरी समझ में ना आया, ठीक है, आपकी समझ में 100% आएगा। ये जो तुम देख रहे हो ना 100%, ये जो आप देख रहे हो 100%, ये आएगा भैया, पेपर में भी आएगा और आपकी समझ में भी आएगा। चलिए पहले किसका निकाल दें, पहले किसकी संकुलन क्षमता निकाल दें। पहले निकालूंगा मैं सरल घनीय जालक में, ठीक है, संकुलन क्षमता निकाल दूँ पक्का। अरे यार कैसी बातें कर दी आपने, लो साहब डाल दिया मैंने पहला हेडिंग। ओके, इसका काम तमाम करते हैं। आज मैं हिंदी में लिखूंगा यार, सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक, ओके सर, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। ओके ओके ओके, संकुलन क्षमता बेटा इंग्लिश में लिख लो, पैकिंग फैक्टर इन सिंपल क्यूबिक लेटिस। मैंने हिंदी में डाल दिया। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में पढ़ाओ पूरा प्योरी, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। देखो सबसे पहले ना एक यूनिट सेल बनाओ। ये यूनिट सेल मैं एक समय से बनाता आ रहा हूँ और आप लोग भी ना इस यूनिट सेल को ना एक समय से बनाते रहो, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ये सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बढ़िया। ये फिर ये बन गया हमारा एक क्यूबिक बना दिया मैंने। अच्छा कौन सी सेल हो गई ये बेटा, जल्दी बताओ कौन सी यूनिट सेल है ये, इसका नाम क्या है, इस यूनिट सेल का नाम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा इसकी घन होता है, घन में 12 भुजाएं होती हैं और 12 की 12 भुजा बराबर होती हैं। इसका मतलब है अगर मैंने ये वाली भुजा ए ली है तो हर एक भुजा कितनी होगी मेरे पास है, माना भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, यानी कि घन के कोर की लंबाई कितनी है, या घनीय ऐसा बोल सकता हूँ, सरल घनीय जालक के कोर की लंबाई कितनी है मेरे पास, ए हो गई। और प्रत्येक एटम की जो त्रिज्या होगी ना वो कितनी मान लूँगा मैं, स्मॉल आर मान लूँगा। असल में जो ये तुम लेटेस्ट पॉइंट देख रहे हो ना, ये परमाणु के केंद्रक होते हैं। परमाणु तो दूसरा ऐसे बनता है, ये इस टाइप से बनता है परमाणु, ये इस टाइप से, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं बाहर निकालूँ ना, ऐसे ये वाला, ये ऐसे ये वाला बनेगा, बहुत बड़ा टाइप का परमाणु बन जाएगा इस टाइप से ये, ओके, ऐसे बनते हैं। यानी कि अगर मैं इसको बाहर निकालूँ ना तो मेरे पास एक परमाणु ये आएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, और एक परमाणु मेरे पास ये आएगा, ठीक है। अब दोनों परमाणु बराबर नहीं है, अरे भैया सर दोनों परमाणु बराबर बनाओ, बराबर बना दें, लो भैया चलो ये तो इसका एक पॉइंट ये होगा, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, आर है। और मैंने क्या बोला कि प्रत्येक, ये जो मैंने बोला कि जो ये लेटेस्ट पॉइंट होते हैं ना, ये केंद्र होते हैं किसके, परमाणु के। परमाणु तो ऐसे बनता है, ये परमाणु हो गया, परमाणु एक दूसरे के टच में होते हैं ये वाले, ठीक है। ऐसे ये वाला इसके टच में होगा, ऐसे ये वाला इसके टच में होगा, ये वाला इसके टच में होगा, ऐसा होता है इनका साथ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, परमाणु की त्रिज्या आर हो गई। यहाँ से यहाँ तक क्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक क्या, ये मेरे पास भुजा हो गई। अरे भैया यही तो है भुजा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भुजा हो गई ना मेरे पास, ठीक है सर, भुजा हो गई। अच्छा मैं मान लेता हूँ, माना घन के कोर की लंबाई, माना घन की भुजा, माना घन के कोर की लंबाई बोल दी मैंने, या भुजा की लंबाई कितनी मान लें भैया, ए मान लें, ठीक है, स्मॉल ए, तथा प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या कितनी मान लें भैया, सर प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या मान लो स्मॉल आर है। तब देखो, तब जो ए होगा वो किसके बराबर है, आर प्लस आर के। ए बराबर किसका हो गया, आर प्लस आर के, यानी कि घन के कोर की लंबाई है, तो ए बराबर आर प्लस आर, मतलब ए बराबर कितना हो गया हमारा, 2r हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हो, बनना कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक यानी कि सरल घनीय जालक की एटॉमिक रेडियाई निकालूं, यानी कि एटॉमिक त्रिज्या निकालूं, तो गुणा वाला कायम आ जाएगा भाग में, तो r बराबर a/2। भैया ये अलग से पूछ लेता है कभी कभी, ये ध्यान देना इस लाइन पे बेटा, ध्यान देना, ये चीज़ अलग से पूछ लेता है कि सरल घनीय जालक की परमाणु त्रिज्या का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे r बराबर a/2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, साफ साफ क्लियर बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि सिंपल यानी कि सरल घनीय जालक में, इसको आप बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लेटिस में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ये आपको पता है। यानी कि Sc में, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया, Sc में जो परमाणुओं की संख्या है मेरे दोस्तों वो कितनी होती है, यानी कि Sc में परमाणुओं की
संख्या 1 होती है ना बेटा, संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन। ठीक है सर, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, प्रति यूनिट सेल, ओके सर, परमाणुओं का आयतन निकाल लोगे सर आप, क्यों निकालेंगे, परमाणुओं का आयतन। अच्छा बेटा जरा ये बात बताओ मुझे कि परमाणु कैसे होंगे, यहाँ पे गोलाकार होंगे और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यानी कि एक परमाणु की संख्या 1 है तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 दे रखे हैं तो 8 का योगदान होगा। ठीक है, कुल परमाणुओं की संख्या 1 ही आती है, यानी कि सब के सब एक परमाणु के बराबर हैं। समझ गए चीज को। तो अब ये हमारी आ गई कितनी, 4/3 पाई आर क्यू। समझ गए, तो ये निकाल दिया मैंने प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, एक भाग तो मैंने निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा यूनिट सेल का कुल आयतन। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं मारामारी और करता हूँ, यूनिट सेल का कुल आयतन। ठीक है, यूनिट सेल का कुल आयतन। चलिए सर, तो बेटा ये होता है ए क्यू मतलब घन है, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू होता है, ए क्यू तो होता है घन का आयतन। अब ए का मान कितना है, समीकरण एक साथ लगा सकते हो, 2r का होल क्यू कितना हो जाएगा, 2 का घन 8 आर क्यू। ठीक है, अच्छा ठीक है, पैकिंग फैक्टर निकाल दो सर। पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैकिंग फैक्टर भैया, जब मैं पैकिंग फैक्टर निकालूंगा तो भैया फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला कौन सा आएगा मेरे पास, फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, मेरे पास आएगा ये वाला, प्रति यूनिट सेल। ठीक है, प्रति यूनिट सेल। ठीक है, परमाणुओं का आयतन। यार ये यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा नहीं, परमाणुओं का आयतन आएगा नहीं यार, थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए थी हमारी। चलो लिख दो यार, परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन। ठीक है, और अपोन में कितना जाएगा, अपोन में कितना आएगा भाई। अच्छा यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ काम में, ये आने वाला नहीं है ना अभी, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक है, कर दूँ मैं इसको रेज, हटा दूँ पक्का। ठीक है चलो लो, क्योंकि इसका भी हमारा यूज़ होगा ना यार। तो प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, फिर यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन, और गुणा में कितना है मेरे पास, 100 हैगा। गुणा में कितना बेटा मेरे पास, 100 हैगा। ठीक है, अच्छा प्रति यूनिट सेल परमाणु का आयतन कितना है मेरे पास, 4/3 पाई आर क्यू, और अपोन में यूनिट सेल का कुल आयतन कितना है मेरे पास, 8 आर क्यू, मल्टीपल कितना हो गया मेरे पास, 100। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, सोच लो जरा एक बार जल्दी फास्टली। चलिए यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और। अच्छा सर आगे बढ़ाओ थोड़ा सा और। अच्छा देखो ध्यान देना, ये वाले आर से ये वाला आर क्या होगा मेरा, कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया मेरे पास, 4 पाई, हाँ सर रह गया, गुणे में कितना रह गया, 100। ठीक है सर, और अपोन में आ गया मेरे पास 8 × 3, आ गया डेटा इतना। अब देखो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार चला गया। अब ऊपर कितना रह गया मेरे पास, पाई रह गया सर, गुणा 100 रह गया, और 3 दूनी 6 रह गया। ठीक है, अब यहाँ कर दूँ इस चीज़ को, थोड़ी सी गुणा भाग रह गई है, और यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इरेज कर दूंगा। पाई का मान कितना होता है बच्चा, 3.14, और गुणा कितना हो गया मेरे पास, 100, अपोन में कितना आ गया, 6। अच्छा दशमलव बढ़ाऊंगा तो नीचे 100 बढ़ा दूंगा, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, ये आ जाएगा 314 अपोन में 6, भाग करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 52, यानी कि देखो भाग कर रहा हूँ मैं, 6 पंजे 30। ठीक है, एम राइट, 6 पंजे 30, कितना बचा मेरे पास भैया, मेरे पास 1 बचा 14, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर है क्या मेरे पास कितना, 2 जीरो, और 6 तिया 18। ठीक है, ऐसे करने 6 तिया एक संख्या बढ़ा कर लिख दो, 52.4%, 52.4% होता। इसका मतलब समझ में आया क्या है, अरे सर इसका मतलब हमें ना पता, अरे भाई इसको एज कर दूं मैं। ठीक है भैया, यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अरे पैकिंग फैक्टर आप समझ में आ गया होगा, पैकिंग फैक्टर आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब भी तो आपको पता होगा। है भैया ना पता ऐसी बस, तो उसका मतलब होता है कि क्रिस्टल जालक में, या फिर बोलेंगे आप यूनिट सेल में। ठीक है, यूनिट सेल में परमाणु, ठीक है, यूनिट सेल के कुल आयतन का यानी कि 52.4% भाग घेरे हुए हैं, और शेष स्थान कैसा हमारा खाली है।
समझ में आया। पैकिंग फैक्टर यही तो बताता परमाणु कितना स्थान घेरे हुए हैं, तो कितना स्थान घेरे हुए हैं 52.4% स्थान क्या घेरे हुए हैं परमाणु, और शेष स्थान हमारा कैसा खाली है। ठीक है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब जो मेन पॉइंट आता है भैया, अब बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। ठीक है, अब बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, थोड़ा सा हल्का सा इजी पॉइंट पढ़ने वाले हैं इस चीज़ से हम, और वो पढ़ेंगे हम, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में संकुलन क्षमता। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ भाई। इसका जो सेकंड नंबर आया मेरे पास सर, वो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है पैकिंग फैक्टर। ओके, चलिए मैं डाल देता हूँ इंग्लिश में पैकिंग फैक्टर। ओके सर, पैकिंग फैक्टर, ठीक है भैया, पैकिंग फैक्टर इन, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से क्यूबिक लेटिस। ओके, ठीक है सर, क्यूबिक लेटिस यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक लेटिस में पैकिंग फैक्टर। ओके सर, निकलवा दें पक्का। तो सबसे पहले आप ना बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल बना लो एक, लो सर, थोड़ी सी बड़ी करके बनाओ ताकि आपको अच्छा लगे। और ये ठीक है सर, ओके ओके सर, बनवा दो आप, करवा दो, कुछ छोड़ो मत आप, सब करवा दो। ठीक है, ये यहाँ पर आप लेटिस पॉइंट शो करो, यानी कि परमाणु शो करो। और मैंने क्या बताया था कि ये सिर्फ परमाणु के केंद्र है, परमाणु जैसे मैंने पीछे बनाए वैसे होते हैं, और इसमें एक परमाणु कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इसको इससे मिला दूँ सर, मिला दो, इसको इससे मिला दे रहे हैं हम, लो सर, इसको इससे मिला दिया। मतलब अगर मैं इन सबको बाहर निकालूं, इन तीनों को मैं बाहर निकालूं तो कुछ ऐसा बनेगा, एक, फिर मेरे पास सेंटर वाला 2, फिर मेरे पास 3, और घन की भुजा कितनी होगी मेरे पास, ए होगी। घन की भुजा कितनी होगी, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, माना घन के कोर की लंबाई, माना घन के कोर की लंबाई कितनी मान लें, माना घन के कोर की लंबाई भैया मेरे पास ए, तथा प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या, जो कि पिछले टॉपिक में मानी है, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या कितनी मान लें भैया, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या सर ये तो मान लो आप सर स्मॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो माना घन के कोर की लंबाई स्मॉल है और प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्या, इसका केंद्र बना लो, इसका केंद्र बना लो, इसका केंद्र बना लो, तो ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है। तो मैंने क्या बोला कि इस टाइप से ये आपस में टच में होते हैं। तो जल्दी बताओ, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब इसे ए सी का मान कितना हो जाएगा, ये ए है, ये मेरे पास सी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, सोच के बताओ, बस रह गए। क्यों, दिमाग तो लगाओ यार, तभी तो पता चलेगा तुम्हें, वरना कैसे पता चलेगा जब तक दिमाग नहीं लगाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई भैया हमारी, तो देखो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ए सी बराबर कितना आ गया हमारे पास, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो ए सी बराबर कितना आ गया मेरे पास 4r। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, काम में आ सकती है अभी आगे। ठीक है, ओके सर, ओके एम सॉल्व। ठीक है सर, ए सी बराबर 4r हो गया। सर आपने बताया नहीं कि ए सी बराबर 4r हो गया, इसको इससे मिला दो भाई, इसको इससे मिला दो यार, इसको इससे मिला दो। ठीक है, मिला दिया इससे इसको। अब यार ये भुजा है, ये भी भुजा है, अब अलग से चित्र बना लो ये वाला, ये, क्योंकि घन है और घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब ये है मेरे पास कौन सा पॉइंट, बी सी, ये कौन सा पॉइंट है बेटे मेरे पास, बी सी, तो ये वाली भुजा भी ए है हमारी, और ये वाली भुजा भी कितनी है, ए है, तो ये भी ए है, ये भी कितनी है, क्योंकि 12 भुजाएं हैं और 12 की 12 कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, चित्र से शॉर्टकट मार दिया मैंने यहाँ से, चित्र से भैया बी सी का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लो सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सर कितना हो गया हमारा, 2a स्क्वायर हो गया। वाह क्या बात है, हो गया ना, हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज पकड़ लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब त्रिभुज मैंने ए बी सी ले लिया, आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, तो कर्ण ये रहा, लंब ये रहा और आधार हमारा ये रहा।
तो भैया कण का वर्ग, ठीक है भैया, ठीक है, और लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इसीलिए तो हमने BC का मान फाइंड करा, वरना हम BC का मान क्यों निकालते, BC का मान की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया त्रिभुज ABC में जरूरत पड़ती। अब घन की भुजा ये भी A है, ये भी A है, और ये वाली भुजा भी कितनी है हमारी A है, तो AB का मान तो हमें मिल गया A², और BC स्क्वायर का मान डायरेक्टली हम लिख देंगे कितना है हमारे पास 2A²। BC स्क्वायर का मान सीधे तौर पर 2A² दे रखा, कितना हो गया हमारा 3A² हो गया, 3A²। अच्छा सर ठीक है, ये AC स्क्वायर अगर मैं वर्ग हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट आ जाएगा। ओके, तो √3a हो गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण जो 1 बनाई है आपने, समीकरण 1 से, ठीक है, AC का मान कितना है 4r है ना, समीकरण 1 से AC का मान कितना है बेटा 4r है। चलिए 4r लगा दो। लो सर मैंने 4r लगा दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा √3 है। ये आ गया हमारे पास क्या मान, यानी कि r का मान आ गया हमारा निकल के बराबर बेटा √3a/4। याद कर लो इस चीज को, ये बहुत काम की चीज है, यानी कि BCC में, ठीक है, BCC में जो क्यूब के, यानी कि BCC लेटिस में, ठीक है, या BCC लेटिस की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी आती है, r बराबर √3, यानी कि √3a/4। तो ये आ गई मेरे पास BCC की परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से a का मान फाइंड कर लूँ, तो यार a का मान जब निकालोगे तो a का मान हो जाएगा 4r/√3। इस समीकरण नंबर मेरे पास कौन सी हो जाएगी, ये समीकरण नंबर मेरे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि आगे काम आएगी। अब देखो तुम्हें पता है कि BCC में कुल परमाणुओं की संख्या, यानी कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, BCC में परमाणुओं की जो संख्या आती है सर वो तो 2 होती है, 2 होती है, तो 2 लिख दी हमने, कोई बात नहीं, यानी कि 2 होती है। अब परमाणुओं का आयतन निकाल दूं मैं प्रति यूनिट सेल, ठीक है। अब हमारा सवाल सोल्व हो गया, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, ठीक है, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, ठीक है सर, निकाल दो भाई, कितना आ जाएगा, अरे 2 × 4/3 πr3, 4 दूनी कितना हो गया 8/3 πr3। ये आ गया प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन निकल के, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे यूनिट सेल का कुल आयतन, निकाल दें, ठीक है सर, ये निकाल लो, बस फॉर्मूले पे ध्यान देना, यूनिट सेल का कुल आयतन। अब हमने ए का मान क्यों मारा हमारी करिए, यूनिट सेल का कुल आयतन। अरे भैया क्योंकि हमें पता है ये क्यूब है, और क्यूब का जो आयतन होता है वो भुजा की होता है, और सर ए का मान तो हमारा 4/3, हाँ 4 यानी कि 4r है ये हमारा, यार सर ये तो 4r है, √3 का कितना हो गया, होल क्यूब हो गया, और होल क्यूब करना सबसे आता BSc 6 सेमेस्टर में आप लोग। अच्छा ठीक है, 4 का वर्ग 16, 16 चौका 64, भैया ये 64 आ गया, r का क्यूब हो जाएगा, और जब मैं √3 × √3 करूँगा तो 3√3 आ जाएगा। बच्चे नहीं हो तुम, बड़े हो गए, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट सेल का कुल आयतन निकल के, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ, अब कर लोगे ना, इतना समझ में आया, मैथमेटिक्स वाले हो गए या केमिस्ट्री वाले हो, जो भी हो समझ में आ गया होगा, इजी टॉपिक है, कर दें इरेज उसको, ठीक है सर। ओके 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 ओके, लो सर मैंने इसको इरेज कर दिया। अब क्या होगा सर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने वाली क्या बात है। ओके 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 ओके, निकाल दो, लगा दो फॉर्मूला पैकिंग फैक्टर का, यानी कि संकुलन क्षमता का पैकिंग फैक्टर बराबर प्रति यूनिट सेल, ठीक है, परमाणुओं का आयतन, ठीक है। ओके सर ओके, और अपोन में यूनिट सेल का कुल आयतन, ठीक है। चलिए सर, और गुणा में कितना आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। ओके ओके ओके, मान लगा दें अब, प्रति यूनिट सेल परमाणु का आयतन कितना आया हमारा, वो ये रहा 4 दूनी 8, तो बेटा ये आता है 8, देखो यहाँ से आराम से करना, 8 πr3, और अपोन में कितना रह जाएगा हमारा 3। अगर यहाँ से मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा। 64 r3 अपोन, ठीक है, 3√3, और गुणा में कितना आ गया मेरे पास, परसेंटेज 100 में आ गया, है ना। अब उलट पुलट कर दो, 3√3 और 64 r3
और गुणा 100, ठीक है। अब आर क्यू से आर क्यू हमारा क्या हो गया, कट गया। 3 से 3 हमारा क्या होगा, कट गो। और 8 से 8 अट्ठे 64, तो ये हमारा अब क्या बचा, ऊपर पाई रह गया और √3 रह गया सर। और अपोन में कितना रह गया मेरे पास, कितना रह गया, 8 रह गया नीचे। 8 अट्ठे 64, 8 रह गया, ठीक है। अब गुणा मेरे पास कितना है, 100, ठीक है। अच्छा, पाई का मान मैं 3.14 रखूँगा और √3 का मान 1.732 रखूँगा। और अपोन में कितना आएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा 100, ठीक है। अब दशमलव बढ़ाऊंगा, 2 जीरो बढ़ाऊंगा, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे पास कट जाएंगे और ये आ जाएगा 314 गुणा 1.732 और अपोन में कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा, 1.732 अब चाह रहे हो तो काट लो, काट ले रहे हैं 2 से, 2 चौक 8 और 157 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अच्छा, इसको काट लो, 4 से कट जाएगा ये मेरे ख्याल से, देखना काटे 4 से कट जाएगा ये, 4 से काट लो। देखो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, क्या बात है यार। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, दशमलव 3 अंकों से पहला आ जाएगा, यानी कि 157 और गुणा 0.433, तो ये 68% के आसपास में जाएगा। एक बार मैं आपको गुणा करके दिखा दूं, कभी आपको डाउट हो। 7 तिया 21, 7 तिया 21 23 और 7 चौक 28, 28 और 2 30, चलिए यार गुणा, मेरा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, फिर से मेरे पास 3 3 4, 1 5 और 1 6, फिर 6 3 9, फिर 3 कितना गया तुम्हारे पास, 7 और 6 6। अभी आ गया 69, दशमलव कितने से पहले है, 1 2 3 से पहले, तो हम भी 3 से पहले आ रहा हूँ, 67.9, जिसको हम कितना मान लेंगे, 68% मान लेंगे, ठीक है। कितना मान लिया मैंने, 68%। इसका मतलब यह है कि BCC में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 68% है। शेष 32% जो होता है वो रिक्त स्थान होता है। अब जो बच्चे MCQ वाइज तैयारी कर रहे हैं ना, वो याद कर लो, ये पेपर में पूछा जाता है कि यार BCC में, ठीक है, BCC में कितना, BCC लेटिस में कितना स्थान खाली होता है, कितना रिक्त स्थान होता है, तो 32% होता है। और परमाणु कितना स्थान घेरे हुए होते हैं, 68%। और मैंने तुम्हें बता दिया, जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उतना ज़्यादा क्या निकलेगी, पैकिंग फैक्टर आएगा उसका निकल के, ठीक है। कंप्लीटली राइट कर लिया, यहाँ तक उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली। तो आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे कि BCC में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन 38% होता है और शेष क्या होता है, 32% खाली स्थान होता है, ठीक है। चलिए हटा दें भाई इसको फिर, ओके सर ओके। अच्छा, एक और रह गई है हमारी, वो इससे भी इजी है, वो इससे इजी है, BCC से इजी जो है ना वो वही वाली है, FCC वाली, ठीक है। ओके सर ओके, वो BCC से बहुत इजी है यार, बहुत सिंपल सा टॉपिक है वो वाला। चलिए डाल देता हूँ मैं 3rd नंबर इसका, यानी कि पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर, ओके सर। पैकिंग फैक्टर इन, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, एम राइट, ओके सर ओके। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस यानी कि FCC लेटिस में, ओके। बस चित्र बना लो, चित्र बना दूँ, बोल लो बना दो, लो बना दिया मैंने। देखो ये कुछ इस टाइप से चित्र बनता है हमारा, ये ठीक है। वही हमें क्यूब बनाना, FCC के बारे में आप जानती हो। इसमें केंद्र पे तो होता नहीं है, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पे जरूर होता है। केंद्र पे होता नहीं है पर प्रत्येक फलक के केंद्र पे जरूर होता है। ये आ गए परमाणु के केंद्र आ गए, ठीक है। ये परमाणु के हमारे क्या हो गए, केंद्र हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फलक पे होता है, ये भी फलक पे होता है, इधर भी फलक पे होता है, इधर भी फलक पे, सामने वाले का और ये पीछे वाले का। अब देखो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दिया मैंने, ठीक है। नाम दे दो, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। यही तो बनना है त्रिभुज। लेकिन अभी हमें AC का मान पता नहीं है, तो AC का मान पता करने के लिए फिर से हमें उसी तरह से 3 गोले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ वाला केंद्र, ये वाला केंद्र, ये, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है। इसका मतलब है AC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4R आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। घन की भुजा कितनी मान लें हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A मान लेते हैं हम, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना घन के कोर की लंबाई, माना घन के कोर की लंबाई, माना घन के कोर की लंबाई कितनी है, अरे घन के कोर की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है, ठीक है। माना घन के कोर की लंबाई स्मॉल a है,
ठीक है। तथा प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, मतलब जल्दी फास्ट लिया था, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या, अरे भाई मैंने कितनी ली है जल्दी बताओ फास्टली। प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर है। अरे घन के कोर की लंबाई हमने स्मॉल ए मान ली, ए फॉर आर्म, और प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या हमने कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली। तब ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ये जो मेरे पास देख रहे हो ना सी बहुत छोटा सा, ये ए सी, हाँ सर ये ए सी किसके बराबर हो जाएगा सर आप बताओ, हमें ना पता, हमें ना पता, अभी पता चलेगा, तुम्हें ना पता, तुम्हें ना पता, सबको पता। देखो ए सी बराबर आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो गया हमारा, ए सी बराबर 4R, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो, है ना। अब इसमें हमें बी सी का नहीं निकालना है, बी सी हमें नहीं निकालना है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये ए है तो ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है हमारी ए है। घन की 12 भुजाएं हैं और 12 की 12 कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आप डायरेक्टली त्रिभुज ए बी सी में ले सकते हो, ठीक है। कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। चलिए ए बी का मान भी ए स्क्वायर, इसका बी सी का मान भी ए है, ए स्क्वायर स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास 2a स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 2a, ठीक है। और अब समीकरण 1 से मैं क्या करने वाला हूँ भाई, अब समीकरण 1 से ए सी का मान लगा दो, कि डरे हैं हम, ए सी का मान कितना है 4R अपॉन, अब ये रह जाएगा हमारा रूट 2a। अच्छा मैं आर का मान निकाल दूँ तो आर का मान आ जाएगा रूट 2, ठीक है सर, रूट 2a अपॉन कितना जगह मेरे पास 4, और ये क्या आया निकल के, ये आया है FCC, ठीक है। FCC में परमाणु त्रिज्या का सूत्र निकल कर आया ये वाला, ठीक है। FCC में परमाणु त्रिज्या का सूत्र, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ से a का मान फाइंड करूँ तो a बराबर गुणा वाला कायम आ जाएगा, भाग में 4R अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर आप 2 बना सकते हो, समीकरण नंबर आप 2 बना सकते हो, क्योंकि इस 2 की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, लेकिन फिर मैंने 2 बना दिया, ओके। अच्छा अब मैं निकाल लूँ, आपको पता है कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है, FCC में परमाणुओं की संख्या, जल्दी बताओ फास्टली, FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा अब निकाल लूँ मैं प्रति यूनिट सेल, ठीक है, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, बहुत अच्छा चीज़ है यार ये, परमाणुओं का आयतन। चलिए सर कितनी आएगी, जल्दी फास्टली बताओ मुझे, देखो जरा 4 होती है ना, यानी कि FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, तो 4 गुणा एक परमाणु का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4 चौक 16 पाई आर क्यू, और अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। आइए अब निकाल दे रहा हूँ मैं यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन। चलिए सर जब यूनिट सेल का कुल आयतन आप निकालोगे तो आप देखोगे कितना आएगा डेटा, ए की क्यू, तो ए कितना है मेरे पास 4R अपॉन कितना है रूट 2 हैगा का होल क्यू। जल्दी बताओ फास्टली कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 16 चौक का 64 हमारा मिल गया, R की पावर क्यू आ गया मेरे पास। अच्छा रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2, तो 2 रूट 2 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कर दूँ मैं इसको रेस, पक्का, ठीक है। देखो यार तुम्हें लगे ऐसा लगा बड़ा डिफिकल्ट है, पर मेरे ख्याल से इससे इजी टॉपिक तो आपको कहीं मिलने वाला है भी नहीं। चलिए अब फॉर्मूला लगा देंगे हम पैकिंग इफिशियंसी का, ओके, यानी कि पैकिंग फैक्टर का, ठीक है भैया, पैकिंग फैक्टर, ओके सर, ओके। फॉर्मूला क्या बना, यानी कि प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, ठीक है, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का आयतन, और अपोन में कितना आ जाएगा, यूनिट सेल का आयतन आ गया, ठीक है, या यूनिट सेल का कुल आयतन। अच्छा गुणा में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि मुझे परसेंट में निकालना है, 1 मिनट रुकें जरा आप, ठीक है। अब मान लगाओ, अब प्रति यूनिट सेल परमाणु का आयतन में लगा दूं कितना है 16 पाई आर क्यू, ठीक है। चलिए 16 पाई आर क्यू अपोन में कितना है सर 3 हैगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास 64 आर क्यू अपोन में कितना है 2 रूट 2 मल्टीप्लाई कितना है 100 सर, ठीक है। उल्टा कर दे रहे हैं, 16 पाई आर क्यू अपोन में 3 और 2 रूट 2, और मेरे पास कितना आ जाएगा 64 आर क्यू
और गुणा मेरे पास कितना आ जाएगा 100। ठीक है, आर क्यू से आर क्यू मेरे पास क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 16 चौका 64। देखो बेटा ध्यान देना, आर क्यू से आर क्यू गया, ठीक है गया सर, 16 चौका 64, 2 दूनी 4। तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास, पाई रह गया, √2 रह गया, गुणा 100 रह गया, और 3 दूनी 6 रह गया हमारा। ठीक है, अच्छा पाई का मान कितना है 3.14, √2 का मान कितना है सर 1.414 मल्टीप्लाई 100/6। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या हुए, कट गए। तो 314 गुणा 1.414 अपोन में कितना आ गया 6 आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा मैं दोनों की 314 ही गुणा करूँगा 1.414 से और 6 से भाग कर दूंगा, देखते हैं कितना आंसर आता है। सही है सर, 1414। ठीक है, 1.414 अपॉन 314। जरा ध्यान देना, 4 चौक 16, 4 और 1 5, 4 चौक 16, 4 और 1 5। ठीक है, फिर मेरे पास 4 1 4 1। ओके, फिर अरे एक और रह गया अभी। अच्छा, तो 4 तिया 12, 3 और 1 4, फिर मेरे पास 4 तिया 12, 3 और 1 4, 42, 6 5 4 9, 6 और 1 7, 7 2 9, 5 4 9, 9 4 13, 2 और 1 3, 3 और 1 4 4। दशमलव कहाँ जाएगा मेरे पास, 3 अंकों से पहले आ जाएगा, तो ये आ गया 400। यानी कि इतना मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, 443 ओके 996 अपोन में कितना आ गया 6, ये परसेंट में आ गया, 6 से भाग कर रहा हूँ मैं। 6 सत्ते 42, 2 रह गया मेरे पास 23, 6 तिया 18, 5 रह गया 49, 6 नम 54। अब मेरे पास 59 रह गया था मेरे पास, तो 6 नम 54, 5 और 9 आ गया तुम्हारे पास, फिर 59 नम 73.99। यानी कि इसको हम मान लेंगे कितना 74% मान लेंगे हम। ठीक है, यानी कि एफसीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा गया, यानी कि एफसीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है 74% होता है। और शेष जो था वो खाली स्थान, यानी कि कितना रह गया तुम्हारे पास 74 26, 26% जो था रिक्त स्थान होता है, और शेष जो था वो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन होता है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि एफसीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन 74% होता है, शेष क्या होता है रिक्त स्थान होता है। लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के इस साल ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है ना, वो थ्योरी वाइज पढ़ो, हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे पक्का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।